हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखो आपके सामने एक पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में आ चुका पेपर है जो कि क्लास 8th का है, साइंस का पेपर। देखो आपके बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सभी के पेपर ऑलमोस्ट ख़त्म होने की तरफ है और एनुअल पेपर्स की डेट शीट आपके सामने है। मैं अभी हाल फिलहाल में वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें आपके क्लास के एनुअल एग्ज़ाम्स की डेट शीट आपको बता दी जाएगी। उसके अलावा अब जितने पेपर आपके बचे हैं, जिस स्कूल में साइंस का पेपर बचा है वो इस पेपर को बहुत अच्छे से सोल्व कर लो, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है आपको बेहतर परफॉर्म करवाने का। मेंटर के साथ कोई भी पेपर मॉक की तरह लगाएं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस को करने पर रिवीजन अच्छा होगा और सारे क्वेश्चंस को करोगे तभी पेपर में बेहतर कर पाओगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन ए आपको पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। आपको 10 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के। हर स्कूल का अपना होता है, 8 भी आ जाते हैं, 12 भी आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन, फिर चाहे ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, 3 नंबर का है या 5 नंबर का है, आएगा ज़रूर। तो ये बेसिकली पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स लिक्विड्स इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब एक के बराबर में दूसरा पार्टिकल, जो एडजेसेंट पार्टिकल होते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। लगातार पार्टिकल्स के बीच का डिफरेंस क्या है, प्राइमरी डिफरेंस क्या है उनके बीच में। अब पहले तो इस चीज़ को समझो आप कि पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्योंकि आपका चैप्टर है। अब अगर हम इसकी फॉर्मेशन पर जाएं तो आपको कुछ इस तरह से मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस चीज़ को समझ लो। सॉलिड के सारे पार्टिकल अपने आप में ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल जड़ में लगे होते हैं। लगे होने की वजह से उनके बीच का स्पेस बहुत कम रह जाता है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं सकते पर वाइब्रेट कर सकते हैं। क्या वो मूव नहीं कर सकते इस तरफ से उस तरफ, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी जगह पर, जैसे ये वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हेडिंग मत देखो, इसके नीचे क्या लिखा है, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो। फिर जैसे ही इनके बीच में डिफरेंस बढ़ता है और ये मूव कर सकते हैं, स्लाइटली मूव कर सकते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। पार्टिकल थोड़ा दूर हो गए, स्लाइटली मूव कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। और जब इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है और ये कहीं भी रेंडमली मूव कर सकते हैं तो फिर ये गैस फॉर्म में आ जाते हैं। एक चीज़, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में पूछा था सॉलिड और लिक्विड में असली फ़र्क क्या है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कैसे हम फ़र्क देखते हैं, आइए वो देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है क्लोजली पैक्ड, वन सेकेंड, क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स वाइल दे आर स्टेशनरी इन लिक्विड्स। बी कहता है फार अपार्ट इन सॉलिड्स एंड हैव फिक्स्ड पोजिशंस इन लिक्विड। फिक्स्ड पोजीशन रहती है लिक्विड में, गलत। क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड में, वाइल दे आर स्टेशनरी इन लिक्विड। लिक्विड में स्टेशनरी होते हैं, नहीं। ऑप्शन सी कहता है ऑलवेज मूविंग इन सॉलिड्स एंड हैव फिक्स्ड पोजीशन इन लिक्विड। देखो फिक्स्ड पोजीशन लिक्विड में तो होगी ही नहीं, स्टेशनरी नहीं होंगे, फिक्स्ड पोजीशन लिक्विड में नहीं होगी। ऑप्शन डी बचता है जिसमें लिखा हुआ है क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स एंड मूव पास्ट ईच अदर इन लिक्विड्स। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही, क्लिक करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ वी कुड रिमूव ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अगर हम सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को निकाल दे एक चेयर के अंदर से तो क्या होगा। ऑप्शन ए कहता है नथिंग विल चेंज, कुछ नहीं होगा। बी ऑप्शन कहता है द चेयर विल वे लेस ड्यू टू लॉस्ट पार्टिकल्स, चेयर का वजन कम हो जाएगा क्योंकि उसके पार्टिकल कम हो जाएंगे। सी ऑप्शन कहता है नथिंग ऑफ द चेयर विल रिमेन, चेयर के अंदर कुछ नहीं बचेगा। और डी ऑप्शन कहता है द चेयर वुड बिकम अ लिक्विड। देखो लिक्विड कब होता है, जब सॉलिड के पार्टिकल दूर होते हैं। अगर किसी चीज़ के अंदर से पार्टिकल्स ही निकाल दोगे तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो नथिंग ऑफ द चेयर विल रिमेन, कुछ नहीं बचेगा चेयर के अंदर। ऑप्शन डी बिल्कुल, सी बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मेल्टिंग प्रोसेस। तो जो मेल्टिंग का प्रोसेस है, ये आपका सॉलिड है, इससे कोई चीज़ मेल्ट होकर लिक्विड बन गई। इस प्रोसेस में बताना है आपको क्या ट्रू है जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ऑप्शन ए कहता है मेल्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस। तो जो मेल्टिंग प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। अगर पार्टिकल का अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे या सॉलिड में बदल जाएंगे, वो तो सॉलिड में बदल जाएंगे ना। तो अगर वो सॉलिड में बदल जाएंगे तो ये बिल्कुल गलत बात लिखी हुई है।
ऑप्शन सी पर आते हैं पहले। मेल्टिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स। मेल्टिंग पॉइंट देखो, जब कोई टेम्परेचर कि ये लिक्विड है आपका पहले से, अब इस लिक्विड के अंदर आपने आग लगाई और पानी उबलने लगा, बॉयल होने लगा। जिस टेम्परेचर पर बॉयल होगा उसको क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। और जिस पॉइंट पर लिक्विड मेल्ट हो जाएगा उसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो एक गलत बात लिखी है, मेल्टिंग पॉइंट वो नहीं होता जिसमें लिक्विड बॉयल होता है, बल्कि वो होता है जिसमें सॉलिड मेल्ट हो जाता है। ऑप्शन डी, द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस स्टॉप वाइब्रेटिंग एंटायरली। जो लिक्विड प्रोसेस है आपका मेल्टिंग का, उसके अंदर क्या सब्सटेंस वाइब्रेट करना स्टॉप कर देते हैं पूरी तरह से? नहीं। देखो ऑप्शन बी पर आते हैं। मेल्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ डिक्रीज इन इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। देखो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उनका जो एक दूसरे की तरफ को अट्रैक्शन है, इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन है, वो इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये बात ध्यान रखना हमेशा, क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और इसी को मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। इसी के अंदर मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर ये सब चीज़ें होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा आपका इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इन द गैसियस सॉल्यूशन नोन एज एयर। देखो जो गैसियस सॉल्यूशन है जिसको हम एयर कहते हैं, हवा, विच कंपोनेंट इज कंसिडर्ड द सॉल्वेंट। तो कौन सा कंपोनेंट है जो कि सॉल्वेंट कहलाएगा? अब आप समझो सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्यूशन होता क्या है। देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, जो कॉन्सेप्ट है ये ज़रूर आएगा। एयर एक गैसियस सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट कौन है ये साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें, एयर में जो सबसे ज़्यादा गैस है वही सॉल्वेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बीकर ले लें, इस बीकर में पहले से पानी, इसके अंदर क्या है? वाटर है, ठीक है। इस वाटर के अंदर हमने थोड़ा सा नमक मिलाया। अब बताओ पानी ज़्यादा था नमक ज़्यादा था? देखो नमक अपने आप में क्या हो गया? सोल्यूट, और आपका वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। जो सबसे ज़्यादा मात्रा जिसकी होगी वो सॉल्वेंट होगा, और इनको मिलाकर क्या बन गया? सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने देखा हमारी एयर में सबसे ज़्यादा क्या कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, सबसे ज़्यादा वाली चीज़ सॉल्वेंट होती है, तो नाइट्रोजन सॉल्वेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। इन साइंटिफिक टर्म्स अ प्योर सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ मैटर दैट। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ठीक है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने कि प्योर सब्सटेंस को फिजिकल तरीके से तोड़ सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी प्योर सब्सटेंस को फिजिकली तोड़ नहीं सकते, ठीक है, अलग अलग दो मैटर्स में, ठीक है। बी ऑप्शन कहता है इज अनएडल्टर्ड। बी ऑप्शन कहता है वो बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। तो अनएडल्टर्ड लिखा है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। ऑप्शन सी कहता है इज मेड ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर। दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, गलत बात है। डी कहता है रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज रिटेन करता है, ये भी बात गलत है। तो सही आंसर आपका होगा कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हमारा आंसर हो गया। ये सेपरेट नहीं, क्यों? देखो क्योंकि मिलावट नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन हमसे पूछा गया है साइंटिफिक टर्म में प्योर सब्सटेंस डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से उसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, देखो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये हमेशा याद रखना, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कहाँ पर लिखा है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है, इस पेज को हम आंसर शीट पर चलते हैं। तो 7 से लेके 14 तक
हमारे सामने है 7 से लेके 14 तक। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने रहा। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ये है कि अ सॉल्यूशन वेयर द सोल्यूट स्टॉप्स डिजोल्विंग एंड बिगिंस टू सेटल एट द बॉटम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कोल्ड। देखो आपसे क्या कहा गया है, अगर आपके पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और एक हम इसके अंदर नमक या चीनी मिलाना स्टार्ट करें, मतलब ये सॉल्वेंट हो गया, और हम इसके अंदर सोल्यूट मिलाना स्टार्ट करें, जो मिला रहे हैं वो सोल्यूट कहलाएगा, और ये क्या हो गया, सॉल्ट मिला लिया हमने इसके अंदर, ठीक है। अब एक टाइम तक तो जो सॉल्ट है वो घुलता रहेगा, पानी के अंदर घुलता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी के अंदर सॉल्ट घुलना बंद हो जाएगा और वो नमक नीचे बैठने लगेगा, नीचे इकट्ठा होने लगेगा। तो जब वो नीचे इकट्ठा होने लगेगा तो ऊपर कैसा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा जिसके अंदर नमक नहीं घुल रहा, तो उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब उसका सैचुरेशन पॉइंट टच कर चुके हैं हम, ठीक है, और उसमें कोई चीज़ नहीं घुल सकती, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा आपके ऑप्शंस में से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपको ऑप्शंस भी दिए गए थे। सी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, डी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका आंसर हो गया। देखो यहाँ पर हमें कुछ कुछ साफ तो दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। यू पोर ऑयल इनटू ग्लास कंटेनिंग सम वाटर। तो एक ग्लास में जिसमें पहले से पानी है, आपने उसके अंदर क्या मिलाया, आपने उसके अंदर मिलाया कुछ ऑयल मिला दिया। ये आपका पानी था, इसके अंदर आपने यू पोर सम ऑयल इनटू ग्लास कंटेनिंग सम वाटर, द ऑयल फ्लोट्स ऑन टॉप। ऑयल क्या हुआ, ऑयल पानी के ऊपर तैरने लगा, ठीक है, ये क्लियर बात है। द ऑयल फ्लोट्स ऑन टॉप, दिस टेल्स यू दैट। तो ये हमें क्या बताता है, आइए देखते हैं ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन है ऑयल इज डेंसर देन वाटर, वाटर इज डेंसर देन ऑयल, ऑयल एंड वाटर हैव द सेम डेंसिटी, और ऑयल डिजोल्व्स इन वाटर। देखो ऑयल पानी में नहीं घुलता, ये तो क्लियर है, इसीलिए ऑयल ऊपर बैठ गया, ऊपरली सतह पर तैरने लगा। दूसरा, ऑयल अगर डेंसर होता तो ऑयल नीचे जाकर बैठता। ऑयल एंड वाटर अगर सेम डेंसिटी के होते तो वो एक के ऊपर एक ना बैठते। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा आपका, वाटर इज डेंसर देन ऑयल। ये बात ध्यान रखना, जो नीचे बैठा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तभी वो नीचे है, वो भारी है। डेंसिटी का ज़्यादा का होने का मतलब डायरेक्ट समझो कि पानी भारी है ऑयल से, इसलिए ऑयल ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट है आपका ऑक्सीजन गैस इज मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर रेदर देन इन कोल्ड वाटर, ट्रू और फॉल्स। देखो जो आपकी ऑक्सीजन गैस है वो ज़्यादा सोल्यूबल है हॉट वाटर में, ऐसा कहा गया है, बल्कि कोल्ड वाटर में अगर कंपेयर करें। देखो ये स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स है। अब समझते हैं क्यों। गैसेस आर मोर सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। हमेशा याद रखो गैसेस जो होती है, फिर कोई भी गैस हो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की बात की गई है, ये किसके अंदर ज़्यादा सोल्यूबल है, ये सोल्यूबल है ज़्यादा कोल्ड वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मास ऑफ 400 ग्राम एंड अ वॉल्यूम ऑफ 40 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये समझो। डेंसिटी इक्वल टू होती है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू होती है मास बाय वॉल्यूम। अब मास कितना है आपको दिया गया है 400 और वॉल्यूम कितना दिया गया है 40। डिवाइड करेंगे, 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, क्या बचा 10। और डेंसिटी की वो क्या बताई थी अभी आपको, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर बोल सकते हो आप। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। पहला क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन नंबर 11th, वाई डू गैसेज मिक्स ईजिली। गैसेज ईजिली मिक्स की हो जाती है वाइल सॉलिड्स जनरली डू नॉट मिक्स ईजिली। देखो इसको एग्जाम्पल से समझो। अगर आपके सामने आप 2 परफ्यूम स्प्रे करते हो तो उसके अंदर से गैस इस तरह से निकली, पार्टिकल्स दूर दूर है,
और दूसरी तरफ आपने दूसरे परफ्यूम से स्प्रे किया, अब जब पार्टिकल दूर दूर हैं तो इजीली मिक्स हो जाएंगे। अब ये इजीली मिक्स क्यों है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स दूर दूर है, ये मिक्स हो गए हवा में करने पर। लेकिन अगर वहीं बात करें, दो क्रिकेट बॉल है, ठीक है, क्या ये मिक्स हो सकती हैं? नहीं। क्या दो आइस क्यूब एकदम से मिक्स हो सकते हैं? नहीं। तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे में फिट नहीं हो पाते इजीली, तो इसलिए ये फ़र्क आता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो आप क्वेश्चन नंबर 11th में लिखोगे गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। आइए यहाँ पे लिखते हैं, gas particles are far apart and move freely at high speed in all directions, so they diffuse का मतलब मिल घुल जाना, डिफ्यूज एंड मेक्स क्विकली। सॉलिड पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, आर टाइटली पैक्ड विद स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, जिसकी वजह से and only vibrate in space, vibrate in place, so they cannot move freely to mix। ठीक है, ये प्रॉपर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th के बाद 12th आता है। क्वेश्चन नंबर 12th पूछता है आपसे डिफरेंस बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन एंड एबिलिटी टू बी ब्रोकन डाउन। देखो, आपसे क्वेश्चन नंबर 12th में साफ साफ कह रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ 3 नंबर का है 2 नंबर का है, ये क्वेश्चन ज़्यादा का भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखना। एलिमेंट और कंपाउंड कैसे अलग होते हैं ये आपको साफ साफ बताना है। अब देखो, एलिमेंट एक ही टाइप का आइटम तोड़ नहीं सकते आप, ठीक है, तो एक ही टाइप का आइटम होता है उसके अंदर, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। कंपाउंड की बात करें तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में केमिकल प्रोसेस से टूट सकता है, ठीक है। तो अगर आप देखो, एलिमेंट के अंदर प्योर होता है, ठीक है, एक ही सब्सटेंस, और अगर कंपाउंड की बात करें तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेशियो में। जैसे मान लो आपने 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चाय पत्ती, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच दूध रखा और इन सबको पका दिया, तो क्या ये चाय तैयार हो गई? नहीं। इससे हमें ये पता चला कि चाय अपने आप में एक रेशो है। जब हम दूध ज़्यादा, पानी कम और अदरक बहुत कम, चाय पत्ती थोड़ी ज़्यादा, चीनी उससे ज़्यादा डालते हैं तो एक तरह का सब्सटेंस तैयार होगा जिसका रेशो पर्टिकुलर होगा, जब जाके वो चाय बनेगी। सेम इसी तरह से कोई कंपाउंड होगा तो उसके अंदर एक फिक्स्ड रेशो में जब 2 एलिमेंट्स जुड़कर तैयार होता है तो उसको कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और जो केमिकल प्रोसेस से ही अलग हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो आप क्या आंसर लिखोगे? आप आंसर प्रॉपर आंसर लिखते हैं हम, इधर लिखते हैं हम एलिमेंट्स और इधर लिखते हैं कंपाउंड। एलिमेंट्स में मेड ऑफ ओनली
वन काइंड ऑफ एटम, और कंपाउंड की बात करें तो मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, केमिकली कंबाइंड, ये लिखना है प्रॉपर, कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो सकता है कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और इधर की बात करें, कंपाउंड की बात करें, कैन बी ब्रोकन into broken down into एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का और पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 के और पार्ट पर अगर हम आए तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है अ ब्लॉक ऑफ आयरन हैज़ मास ऑफ 600 kg। देखो, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आता है ना, आपको पर्सपेक्टिव एकदम से शिफ्ट करना होता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरी लैंग्वेज समझो फिर चीज़ें करो। हालांकि लैंग्वेज समझना बहुत अच्छी चीज़ है, क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प मिलती है, लेकिन आप एक चीज़ देखो, ब्लॉक है आयरन का, मास है 600 ग्राम, मास की वैल्यू 600 ग्राम आ गई, लिख लिया आपने। डेंसिटी डी है 7.9 ग्राम, 7.9 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम? सिंपल, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी बाय मास बाय डेंसिटी। मास कितना दिया? 600, डेंसिटी 7.9, पॉइंट हटाएंगे 0 ऊपर जाएगी, डिवाइड करेंगे, काटेंगे 7, 5.595 आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा। ये क्या है आपका? सेंटीमीटर क्यूब। क्या हुआ है? वॉल्यूम हुआ। यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन द टर्म्स concentrated solution and dilute solution, explain why these are considered relative terms। तो ये क्यों रिलेटिव टर्म्स है ये आपको बतानी है और इन दोनों को डिफाइन करना है आपको। क्या कहा गया आपसे? देखो, अगर आसान भाषा में समझो तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो हो गया जिसमें कम नमक घुला हुआ है, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो हो गया जिसमें ज़्यादा नमक वाला सॉल्यूशन, और सैचुरेटेड जिसमें हद से ज़्यादा, मतलब पूरा घुल चुका है जितना घुल सकता था। तो कंसंट्रेटेड ज़्यादा सोल्यूट, डाइल्यूट मतलब कम सोल्यूट। रिलेटिव इसलिए क्योंकि कंपेयर, हम इनको कंपेयर करते हैं। अब इसको प्रॉपर आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे आइए वो देखते हैं। पहले हम एक अपना पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने पेज ऐड किया और यहाँ पर हम अपना प्रॉपर आंसर लिखेंगे। थर्टीन्थ क्वेश्चन है, देखो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन याद रखना। तो अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ, मैंने बताया था ना नमक, नमक क्या होता है? जो पानी में घोला जा रहा है। तो नमक अपने आप क्या हुआ? सोल्यूट। लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ
सॉल्वेंट। क्लियर? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात हो गई। अब करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन contains small amount of solute in given amount of solvent। क्लियर? तो ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब वाई इज इट सो कि दीज आर रिलेटिव टर्म्स। सो आप लिखेंगे दीज आर रिलेटिव टर्म्स बिकॉज देर इज नो फिक्स्ड quantity, that is why a solution may be concentrated compared to one solution but dilute compared to another। मान लो एक सॉल्यूशन के अंदर, एक बीकर के अंदर इतना पानी है, इसके अंदर कम सोल्यूट है, लेकिन वो कम किससे कम है? अगर वो किसी से कम है तो ऑब्वियसली वो कंसनट्रेटेड होगा। अगर वो यही सॉल्यूशन किसी से ज़्यादा है तो यही डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये रिलेटिव टर्म है, ठीक है। दूसरे से हम कंपेयर करके इसको नापते हैं कि ये डाइल्यूट होगा या रिलेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का और पार्ट देखते हैं। रिप्रेजेंट करो डायग्रामेटिकली द चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एज आइस मेल्ट्स एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू वाटर वेपर। आप डायग्राम से ये शो करो, रिप्रेजेंट करो कि कैसे पार्टिकल का अरेंजमेंट शिफ्ट होता है। आइस मेल्ट होती है और वो ट्रांसफ़र होती है किसमें? वाटर वेपर में। तो आप इसको कैसे करेंगे? आप इसको कुछ इस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरह से होते हैं। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। और ये आपकी एक आइस क्यूब बन गई जो कि सॉलिड कहलाएगी। इसके बाद आपने देखा कि अगर हम इसके पार्टिकल को ध्यान से देखें तो इनके बीच में क्या है? इनके बीच में पार्टिकल्स विद इंक्रीज्ड वाइब्रेशन। अगर इनके बीच में वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी आपको भी पेपर में ऐसे ही बनाना है। मैं आपको डायग्राम डायरेक्ट दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको बनाना कैसे फिर, है ना। तो रेड कलर से आपने वाइब्रेशन दिखा दी। क्लियर? अब एक चीज़ देखो, ये पार्टिकल हो गए आपके particles with increased vibration। नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगी आपकी के नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगी जिसके अंदर आप देखोगे
कि जो पार्टिकल है वो थोड़ी दूर दूर हो जाएंगे। वो इतना दूर हो जाएंगे कि वो पास्टली मूव कर पाएंगे, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे बिना आपस को, मतलब रिजिड नहीं रहेंगे। तो इसमें आप क्या कहोगे, इस चीज़ को आप कहोगे लिक्विड। और जैसे ही किसी बॉक्स में मान लो पार्टिकल हैं और इस बॉक्स के अंदर जो आपके पार्टिकल हैं वो कहाँ जाएंगे, वो आ गए, मान लो एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपने आप में गैस पार्टिकल्स, क्योंकि ये इतनी दूर दूर हैं कि रैंडमली मूव कर सकते हैं कहीं भी। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एज दिस इज द representation of change in arrangement of particles as ice melts and transform into water vapor। वाटर वेपर, ठीक है, ये वाटर वेपर बन गया आपका सॉलिड आइस से। वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ अगर बढ़े तो सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका। टाइप 2 क्वेश्चंस आपके सामने है, 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। तीन क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 11, 12, 13 और 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। हाँ, हमारी जीवन के लिए वाटर सबसे ज़्यादा इसेंशियल है। येट इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, जबकि ये किससे बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन एक तरह का फ्यूल है, ऑक्सीजन एक तरह का सपोर्टर ऑफ कंबशन है, मतलब आग को सपोर्ट करने वाली चीज़ है। जस्टिफाई करो ये स्टेटमेंट को कि दैट वाटर अ कंपाउंड हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कंपेयर टू दोज ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। देखो, मैंने आपको बताया था एलिमेंट एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है जो प्योर है अपने आप में, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। एक चीज़ होती है कंपाउंड, जो 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इनसे मिलकर बन गया वाटर। अब जो एलिमेंट है, जब उससे कंपाउंड बनता है, मतलब 2 एलिमेंट के मिलने से कंपाउंड बनता है, तो जब नया कंपाउंड बनता है वो किसी एक फिक्स्ड रेशियो में मिलने के बाद बनता है। एलिमेंट के फिक्स्ड रेशियो में मिलने के बाद, जुड़ने के बाद बनता है। तो जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी ना, वो इसमें नहीं आती। कंपाउंड की अपनी नई प्रॉपर्टी बन जाती है। क्यों? देखो, हाइड्रोजन अकेला क्या था, फ्यूल था, एक तरह का ईंधन था। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आग को लगने में मदद करती है। तो जब ऑक्सीजन आग को लगने में मदद करती है और हाइड्रोजन अपने आप में ईंधन है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि ये दोनों एक साथ कहीं पर आग ना लगाएं। और फिर भी हम पानी पीते हैं, हम पानी तो आग बुझाने का काम करता है। तो देखो, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने का कि ये जो आग लगाने और ईंधन का जोड़ है, मिक्सचर है, जो H2O बना, पानी बना, उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो गई कंपाउंड बनने के बाद, इन 2 एलिमेंट को मिलाकर। इसी को आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। अब जस्टिफाई में लिखते हैं, आइए अपना आंसर लिखते हैं। तो प्रॉपर आप आंसर लिखेंगे, वाटर इज़ अ कंपाउंड एंड कंपाउंड्स हैव प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर। तो देखो, आप इसका प्रॉपर आंसर कैसे लिखोगे कि वाटर इज़ अ कंपाउंड एंड अ कंपाउंड हैव प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। मतलब जिस एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी उस कंपाउंड की। जैसे हाइड्रोजन एक हाईली फ्लेमेबल गैस है, ऑक्सीजन सपोर्टर है कंबशन का, आग लगने में मदद करता है ऑक्सीजन। फिर व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो 2:1 दे फॉर्म वाटर। क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। तो अब देखो, पहले वो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन
2 ऑक्सीजन 1 मिलकर क्या बनाया H2O, 2:1 में मिले ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और क्या बना है H2O। वाटर डज नॉट बर्न एंड डज नॉट सपोर्ट कंबशन, ना ही ऑक्सीजन ना ही पानी जलता है, ना ही पानी जलने में मदद करता है, लेकिन वहीं जिन दो चीज़ों से मिलकर बना है वो दोनों ये काम करते थे। इंस्टेड वाटर क्या करता है, इसेंशियल फॉर लाइफ है, यूज़ फॉर ड्रिंकिंग है, कूलिंग है, फायर फाइटिंग है। इन अ कंपाउंड एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशो, एक कंपाउंड बनाने के लिए पर्टिकुलर रेशो में ही आप मिला सकते हो, तभी जाके वो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशो बिगड़ जाएगा तो पानी नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, नया सब्सटेंस बन जाएगा जिसकी कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज़ होंगी, नई प्रॉपर्टीज़ होंगी, जिससे हमें पता चलता है दिस शोज दैट अ कंपाउंड हैज़ प्रॉपर्टीज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना है कंपाउंड उसकी एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमें इससे पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर अगर हम आए तो पूछता है 2 कंपाउंड्स मेड ओनली फ्रॉम नॉन मेटल्स एंड 2 यूज ऑफ ईच। तो 2 कंपाउंड बताओ जो सिर्फ नॉन मेटल से मिलकर बने हैं और 2 उनके यूज़ बताओ। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों नॉन मेटल से मिलकर कंपाउंड बना है, और यूज़ क्या है, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं हम जो आग बुझाने के काम आता है। यूज इन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनेटेड एज अ कार्बोनेशन का यूज़ किया जाता है। तो देखो जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ये क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। ठीक है, दूसरा है आपका अमोनिया, अमोनिया NH3, ये भी दोनों किससे मिलकर बना है, नॉन मेटल से मिलकर बना है। पहला काम है फर्टिलाइज़र, दूसरा काम है रेफ्रिजरेशन एंड क्लीनिंग एजेंट्स। क्लीनिंग एजेंट्स में इसका यूज़ होता है, जो कि 2 यूज़ हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आए अगर हम, कहता है अ स्टोन स्कल्पचर वेज 225 ग्राम। मास मिल गया आपको 225 ग्राम, वॉल्यूम मिल गया आपको 90 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, एंड प्रिडिक्ट वेदर इट विल फ्लोट और सिंक। फिर बताना है आपको क्या ये फ्लोट करेगा और सिंक करेगा। देखो डेंसिटी क्या बताया मैंने, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम रखोगे वैल्यू आ गई 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। इसके बाद सिंस द डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर कोई चीज़ इससे ज़्यादा डेंस्ड है तो वो डूब जाएगी, इससे कम डेंस्ड है तैर जाएगी। यहाँ पर इससे क्या है, ज़्यादा डेंस्ड है। दैट इज़ वाई द स्टोन्स डेंसिटी इज़ ग्रेटर देन वाटर, द स्टोन विल सिंक इन वाटर। तो स्टोन डूब जाएगा पानी के अंदर। दूसरा क्वेश्चन था इसके सब्सटीट्यूट में दूसरा क्वेश्चन क्या था, ऑब्जेक्ट ए हैज़ अ मास ऑफ 200 ग्राम। मास मिल गया आपको ए का 200 ग्राम। अ वॉल्यूम ऑफ 40 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम मिल गया इसके साथ 40 सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्जेक्ट बी हैज़ अ मास ऑफ 240 ग्राम, बी का मास मिल गया आपको 240 और वॉल्यूम मिल गया आपको 60। ठीक है, विच ऑब्जेक्ट इज़ डेंसर, किसका कौन ज़्यादा डेंसर होगा। तो डेंसिटी निकालेंगे दोनों की, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होगी मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पर डेंसिटी हमने निकाली 200/40, ये वैल्यू यहाँ पर रखी, और यहाँ पर मास की वैल्यू 240 बाय वॉल्यूम कितना है 60। तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 से 0 गया 4 5 तो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर 0 से 0 गया 6 4 24 तो 4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ए की। ऑब्जेक्ट ए इज़ डेंसर, तो आप आंसर लिख दोगे सो ऑब्जेक्ट ए इज़ डेंसर। सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने। कंपेयर करना है सॉलिड, लिक्विड और गैस को, किसके बिहाफ पर, स्पेसिंग के बिहाफ पर, अट्रैक्शन के बिहाफ पर और मूवमेंट के बिहाफ पर। तो देखो आप एक टेबल बना लोगे सिंपल ऐसी, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे एक तरफ, उसके बाद सॉलिड लिखोगे, लिक्विड लिखोगे और गैस लिखोगे। इन तीनों के बीच में डिफरेंस करना है। फिर आप देखोगे कि इंटर पार्टिकल स्पेस, एक तो स्पेसिंग हो गया, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन हो गया, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट हो गया। इन तीन के बिहाफ पर डिफरेंस दिखाना है। तो सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस, जो स्पेस है वो बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। वहीं लिक्विड के अंदर जो इंटरमीडिएट
वर्ड आता है क्योंकि थोड़ा स्पेस बढ़ जाता है पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो पार्टिकल्स आर स्लाइटली अपार्ट, थोड़ा सा दूर होते हैं, बस थोड़ा सा ही। वहीं गैस की बात करें तो वेरी लार्ज पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, तो वेरी लार्ज डिफरेंस है पार्टिकल्स के बीच में और वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है और गैस में बहुत वीक होता है या फिर नेग्लिजिबल मान लो, क्योंकि एक पार्टिकल यहाँ एक यहाँ, सॉलिड में एक यहाँ एक यहाँ, तो इनका तो बहुत ज़्यादा हो गया, तभी तो ये पास पास है। ये इतनी कम अट्रैक्शन है तभी तो ये कहीं भी भाग रहे हैं, कोई अट्रैक्शन है ही नहीं इनके बीच में। मूवमेंट की बात करें, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं एक जगह पर फिक्स पोजिशंस में। पार्टिकल बहुत स्लाइटली मूव कर सकते हैं, पार्टिकल स्लाइड पास्ट वन अनदर, एक दूसरे को छूते हुए इधर उधर जा सकते हैं। और गैस में बात करें तो पार्टिकल मूव फ्रीली एंड रैंडमली एट हाई स्पीड, बहुत तेज़ी से इधर से उधर जा सकते हैं, जिसका एग्जांपल ये है कि हवा चलती है, आपने देखा होगा, वो हवा जो हमें फील होती है इतनी तेज़ी से, वो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16th की हमने और पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ अ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो आपको इन तीन की पिक्चर बनानी है, एल्यूमिनियम फॉयल की, ग्लिसरीन की और मीथेन गैस की। देखो मैं ये बना चुना ना, इसी तरह से आपकी तीनों चीज़ की इमेज बनेगी, जो ये सेम चीज़ बनेगी। देखो ये सॉलिड, ये आपका लिक्विड, ये आपका गैस। तीनों आर्ट पार्टिकल के नाम क्या दिए गए, एल्यूमिनियम फॉयल, तो ये सॉलिड, ग्लिसरीन लिक्विड में आता है तो ये लिक्विड पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर हो गए, मीथेन गैस है तो ये गैस के पार्टिकल थोड़े और ज़्यादा दूर हो गए। ये आपको सेम ऐसी इमेज बना देनी है। क्वेश्चन बी कहता है वाई डज ओशन वाटर टेस्ट सॉल्टी दो सॉल्ट इज़ नॉट विजिबल। समुद्र का पानी नमकीन क्यों फील होता है जबकि पानी में नमक तो दिखता ही नहीं। देखो एक बात समझो, जब पानी के अंदर नमक घुला हुआ होगा तो नमक कैसे दिखेगा। तो ओशन वाटर टेस्ट सॉल्टी बिकॉज, यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, सॉल्ट डिजोल्व्स कंप्लीटली इन वाटर टू फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कंप्लीटली घुला हुआ है। वहीं पर बात करें व्हेन सॉल्ट डिजोल्व्स इट ब्रेक्स इनटू टाइनी आयंस दैट स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वाटर एंड आर टू स्मॉल टू बी सीन। तो इतने छोटे होते हैं, इतनी छोटी मात्रा में घुल गए होते हैं कि वो दिखना इम्पॉसिबल होते हैं। इवन दो दे कैन स्टिल बी टेस्टेड, लेकिन फिर भी वो टेस्ट किए जा सकते हैं। ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, क्लासीफाई करो एज एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर और जस्टिफाई करो एयर एंड आयरन सल्फाइड को। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने आप में क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, कार्बन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना है एक नया कंपाउंड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। एल्यूमिनियम की बात करें तो ये एक एलिमेंट है अपने आप में। गोल्ड की बात करें ये एलिमेंट है। वाटर की बात करें कंपाउंड है। एयर की बात करें ये मिक्सचर है बहुत सारी एयर का। एयर इज़ अ मिक्सचर बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा that are not chemically combined but can be separated by physical methods, ठीक है। और अगर वहीं बात करें आयरन सल्फाइड की, तो आयरन सल्फाइड में देखो साफ है, आयरन सल्फाइड इज अ कंपाउंड बिकॉज आयरन एंड सल्फर आर केमिकली कंबाइंड इन अ पर्टिकुलर फिक्स्ड रेशियो। देखो फिर से मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ कि दो एलिमेंट के मिलने से एक नया सब्सटेंस बनता है, लेकिन जब वो पर्टिकुलर रेशियो में मिले, ठीक है, एंड द सब्सटेंस हैज़ प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। ये तो आप रट लो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो एलिमेंट को, कंपाउंड को, मिक्सचर को। जस्टिफाई कर सकते हो एयर और आयरन सल्फाइड को, तो हमने एयर भी कर दिया, आयरन सल्फाइड भी कर दिया। सेक्शन ई की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। केस स्टडी 18 आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 17 के बाद सेक्शन ई। सेक्शन ई पर चलते हैं। केस स्टडी 18 डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड। तो सेक्शन ई आपके सामने है, जिसमें केस क्या है वो समझते हैं। आप देखो अ स्टूडेंट, देखो केस का मतलब है कोई भी एक आपको स्टडी दे दी जाएगी, कोई स्टोरी दे दी जाएगी, उसके बिहाफ पर क्वेश्चन होंगे। अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एक्टिविटी 9.7 एक्टिविटी परफॉर्म करता है एक स्टूडेंट, किस लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए, ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड। एक इरेगुलर सॉलिड है जिसको आप पत्थर मान सकते हो।
जिसमें कहा गया है कि द स्टूडेंट फिल्स अ मेजरिंग सिलेंडर विद वाटर अप टू 50 ml। तो एक सिलेंड्रिकल बीकर में वो पानी भर लेता है 50 ml, रिकॉर्ड करता है उसकी इनिशियल वॉल्यूम, दिस एज द इनिशियल वॉल्यूम, आफ्टर स्लोली लोअरिंग द स्टोन इनटू द सिलेंडर। इसके अंदर मान लो आपने पानी यहाँ तक देखा, उसके अंदर उसने क्या किया, पत्थर को धीरे से इसके अंदर छोड़ दिया इनटू द सिलेंडर। द फाइनल वॉल्यूम रिकॉर्ड, पहले उसका वॉल्यूम ए था, फिर उसका वॉल्यूम बी देखा उसने, क्या हो गया 55 ml हो गया, 55 ml हो गया। कितने से? 50 से। तो कितना ml बढ़ गया? 5 ml बढ़ गया। अब क्वेश्चन पूछता है केस के बिहाफ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन इन ml, ये आपको बताना है। तो क्या आपको देखने से ही समझ में आ गया होगा, क्या लगता है आपको? देखो साफ है, 55 ml बाद में था, 50 ml पहले था, तो कितना बढ़ गया? माइनस कर देंगे, क्या आ गया आंसर? 5 ml आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ द स्टोन इन सेंटीमीटर क्यूब। तो 5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 1, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 5 ml इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। एक्सप्लेन द मेथड यूज्ड इन द एक्टिविटी एंड व्हाई द वाटर लेवल रोज व्हेन द स्टोन वाज एडिड। तो आपको इस मेथड का नाम बताना है इस एक्टिविटी में हुआ जो, और ये बताना है कि पानी का लेवल ऊपर क्यों बढ़ गया। देखो अब पानी में पत्थर छोड़ोगे तो पानी का लेवल तो ऊपर बढ़ ही जाएगा, क्योंकि उसमें पत्थर का वॉल्यूम ऐड हो गया। तो आप आंसर लिखोगे मेथड प्लस वाई वाटर लेवल रोज। तो दिस इज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये क्या है? वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है। इसका आंसर आप यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्लियर? व्हेन स्टोन इज इमर्स्ड, पानी में छोड़ा गया, डुबोया गया, इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम। जितना उसका खुद का वॉल्यूम था उतनी जहाँ से उसने पानी हटा दिया। सो द वाटर लेवल राइज बाय दैट मोमेंट। क्लियर? इसके बाद सेक्शन ई के केस, सेकंड केस पर आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड पर। ये एक नया केस स्टडी है। इसमें कहा गया है कि यू आर मिक्सिंग 5.6 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3.2 ग्राम्स ऑफ सल्फर पाउडर टू फॉर्म सैंपल ए। देखो 5.6 ग्राम का जो आपने आयरन फिलिंग थी वो किस में मिला दी? 3.2 ग्राम सल्फर पाउडर के अंदर, जिससे क्या बना? सैंपल ए बन गया, एक मिक्सचर बन गया। सब्सिक्वेंटली सैंपल ए इज हीटेड जेंटली अंटिल अ ब्लैक मास इज फॉर्म्ड। देखो उसको धीरे से सब्सटेंस ए बना था जो हमारा, उसको हमने जेंटली प्यार से गर्म किया, गर्म करना स्टार्ट किया, तो एक ब्लैक कलर का मास बन गया, लेबल्ड एज सैंपल बी, जिसको हमने बोला आयरन सल्फाइड, विच इज़ अ न्यू सब्सटेंस, जो कि एक नया सब्सटेंस है। इसके बिहाफ पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। देखो अब 18th का हम केस स्टडी सेकंड पर चलते हैं। ये हमने क्लियर किए तीनों आंसर। इसके बाद हमने आयरन प्लस सल्फर की फॉर्मेशन की सारे केस को पढ़ा, और पहला क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि विच सैंपल इज़ अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, ए और बी। पहले आप ये देखो कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कहा है कि आप 5.6 ग्राम क्या मिला रहे हो? ऑफ आयरन फिलिंग्स, ठीक है, प्लस 3.2 ग्राम्स ऑफ सल्फर पाउडर टू फॉर्म सैंपल ए। इनसे मिलके क्या बना? इनसे मिलके बना सैंपल ए।
क्लियर। फिर हमने सैंपल ए को हीट किया, क्या किया, हीट किया। हीट करने पर ब्लैक मास एक सब्सटेंस बना, ब्लैक मास, जिसको हमने सैंपल बी बोला। अब आपसे पूछा गया है, और ये सैंपल बी क्या है अपने आप में, ये है, ये सैंपल बी जो है ये अपने आप में क्या है, आयरन सल्फाइड। क्लियर। अब आपसे पूछा गया है सैंपल ए या सैंपल बी, इनमें से कौन ज़्यादा मैग्नेटिक होगा, मैग्नेट को कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ए या बी, और अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो आपका आंसर देखो क्यू, ये क्यू लिखा है। देखो सैंपल ए विल बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, सैंपल ए मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, क्यों वो समझते हैं। बिकॉज सैंपल ए इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग आयरन फिलिंग्स। इस सैंपल ए में क्या है, इस सैंपल ए के अंदर है आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स का मतलब है कि इसके अंदर आयरन है, साफ साफ दिख रहा है, विच रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और आयरन की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक होती है। ये क्लियर है आपको। जब आयरन की प्रॉपर्टी मैग्नेटिक होती है तो वो अपनी तरफ मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। वहीं सैंपल बी की बात करें तो आयरन तो मिला, आयरन के साथ सल्फर मिला था, हीट करने के बाद वो क्या बन गया, सल्फर आयरन सल्फाइड बन गया, जो कि एक कंपाउंड है, नया कंपाउंड है। सैंपल बी आयरन सल्फाइड इज अ कंपाउंड। आयरन लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आफ्टर केमिकल कॉम्बिनेशन। तो मैंने आपको बताया था जब दो एलिमेंट मिलकर नया कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी पुराने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ चली जाती हैं उसके अंदर से। तो सैंपल बी के अंदर से आयरन की प्रॉपर्टी जो थी वो चली गई, आयरन की प्रॉपर्टीज़ आयरन सल्फाइड से चली गई, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा मैग्नेट को। ठीक है, क्लियर। दैट इज़ वाई सैंपल ए इज़ अ mixture containing iron fillings and which retains their magnetic property. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, when dilute HCl is added to sample A, अगर dilute HCl सैंपल A के अंदर ऐड कर दें, and what gas is evolved and how to test it, तो कौन सी गैस निकलेगी और हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे। तो देखो हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व्ड फ्रॉम आयरन प्लस HCl, क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। टेस्ट कैसे करेंगे, इट इज़ टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंट नियर द गैस। देखो जैसे ही गैस इस तरह से निकलेगी तो हमें तो दिखेगी नहीं वो, जब गैस निकलेगी उसके पास अगर आप माचिस की तिल्ली लाओगे तो माचिस की तिल्ली पर जैसे ही हाइड्रोजन गैस लगेगी तो वो पॉप अप साउंड करेगी, पॉप साउंड करके फटेगी। गैस अपने आप में बर्न होगी एकदम से और पॉप साउंड क्रिएट करेगी, जिस पॉप साउंड से हमें पता चल जाएगा कि हाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इस तरह से आप प्रॉपर आंसर अपना लिखोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इस तरह से अपने क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करने के लेने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन पेपर को लो और एज अ मॉक ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, मॉक दो और पेपर में बेहतर परफॉर्म करो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी जल्द से जल्द ये प्रैक्टिस कर लो जिससे कि एनुअल में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल जाए। और जल्दी ही हम एनुअल एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे अपलोड करना। तब तक के लिए जुड़े रहो और जितने भी नए बच्चे आए हैं इस वीडियो में वो सब वीडियो को सब्सक्राइब करके फैमिली के मेंबर बन जाओ। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।